जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के वायसराय से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। साथियों, ये वीडियो 1858 से जब वायसराय का पद सृजित हुआ उसके बाद जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक के से संबंधित जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उससे संबंधित है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और इसके पहले 2 वीडियो बन चुकी है। एक वीडियो में बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बताया गया है और दूसरी वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बताया गया है। ये तीसरी वीडियो है भारत के वायसराय से संबंधित। तो साथियों, वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। तो वायसराय का पद कब बनाया गया? तो साथियों, 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का अधिनियम आया, इसके तहत जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उनको भारत का वायसराय बना दिया गया। और वायसराय के बनने के बाद वो राजा का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करते थे भारत में। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और उसके बाद जो प्रथम वायसराय थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 से 1862 तक इनका कार्यकाल रहा और ये भारत के प्रथम वायसराय बने। और इनके कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता IPC, इंडियन पिनल कोड को बनाया गया 1860 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनके कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बनाया गया, क्योंकि साथियों उस समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह का विरोध जो है उसके समर्थन में काफ़ी आंदोलन हुआ ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। तो उसको कानूनी रूप मान्यता देने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया 1856 में। और उसके बाद 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये था जो लॉर्ड कैनिंग से इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, यही चीज़ें थी जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखते हैं लॉर्ड मेयो से संबंधित जो चीज़ें हैं। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 तक रहा। तो साथियों, इसमें क्रम वाइज जो एकदम क्रम वाइज नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट जो वायसराय रहे हैं उनके कार्यकाल में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसको लेके आया हूँ। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है 1872 में पहली जनगणना कराई गई। तो अगर पूछा जाए 1872 में पहली जनगणना जब हुई उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो थे। और 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। तो अगर पूछा जाए सर्वप्रथम किसी विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 में। और ये लॉर्ड मेयो जो थे इनकी पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी। तो अगर पूछा जाए पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की हत्या की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की। तो उसके बाद जो आते हैं लॉर्ड लिटन भी इम्पोर्टेंट है, जिनका कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा। इनके कार्यकाल में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई, जैसे 1878 में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया स्टेची आयोग। तो स्टेची आयोग किससे संबंधित है? प्रथम अकाल आयोग से संबंधित है। तो इनके कार्यकाल में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 द्वारा इनके कार्यकाल में बनाया गया। तो 1978 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। आगे इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किसके कार्यकाल में। और इनके कार्यकाल में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1978 में। तो ये जो अधिनियम है, जैसे IPC, CRPC और भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो IPC है वो लॉर्ड किनके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो भी लॉर्ड कैनिंग के। और जो उसके बाद जो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1978 वो किनके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। इस भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत भारतीयों को शस्त्र रखना अलाउ नहीं था, प्रतिबंधित था। अगर कोई रखता था तो उसके लिए उसको सज़ा दी जाती थी। और इनके कार्यकाल में एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई, सिविल सेवा की परीक्षा में आयु की जो सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसको जो लॉर्ड लिटन था इसको साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसकी वजह से उसे ओवन मैरिडी
के नाम से प्रसिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य जगत में उसे ओवन मेरिडिये के नाम से प्रसिद्ध था। अब आगे देखते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब है साथियों? 1880 से 1884 तक। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका कार्यकाल जो बहुत अच्छा माना जाता है भारतीयों के लिए। इनके कार्यकाल में भारत के लिए जो बहुत सारी चीज़ें की गई जो भारत के लिए बहुत अच्छा था। जैसे इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा था? भारत का उद्धारक कहा था। तो किसने भारत का उद्धारक कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसको कहा था? लॉर्ड रिपन को। ये याद रखिए, भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। इसका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। उसके बाद इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, क्योंकि इन्होंने नगर पालिका सिस्टम की शुरुआत की, इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। फिर इन्होंने 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की। 1972 में जो गणना थी वो प्रथम बार हुई थी, लेकिन उसके बाद नियमित नहीं थी। 1881 से अब तक लगातार नियमित जनगणना होती आ रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। 1881 में प्रथम बार नियमित जनगणना कराई गई। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। उसके बाद आता है 1881। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम इनके कार्यकाल में बना। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम जो है वो बना। फिर उसके बाद 1872 का कार्यकाल आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन काफ़ी बार पूछा गया किसी कार्यकाल में आया था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में सुझाव से हंटर कमीशन जो है वो संबंधित है। और इन्हीं के कार्यकाल में वर्नाकुलर एक्ट जो था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत अच्छा था भारतीय जो समाचार पत्र थे उनके लिए। और इन्होंने 1883 में डलवर्ड बिल लाया था। डलवर्ड बिल क्या है साथियों? इसके तहत जो न्यायाधीशों के संबंध में था, जो न्यायाधीश होते थे उनको इसके पहले डलवर्ड बिल में जो अंग्रेज होते थे उनके जो मुकदमे चलाए जाते थे उसमें सुनवाई का अधिकार जो दिया गया भारतीय न्यायाधीशों को। इसके पहले भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज़ों से संबंधित कोई भी मामले में सुनवाई देने का अधिकार नहीं था। तो इसके संबंध में डलवर्ड बिल विवाद के संबंध में इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ ब्रिटेन में। तो उसके बाद इन्होंने 1884 में त्यागपत्र दे दिया। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार ये लॉर्ड रिपन जो हैं वो बहुत लोकप्रिय थे, भारत के लिए बहुत अच्छे काम किए, उसी के बाद जो लॉर्ड कर्जन आते हैं, इन्होंने साथियों इनको अलोकप्रिय वायसराय के संबंधित भारत में जाना जाता है। ये बहुत अलोकप्रिय थे, इनको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि इन्होंने कुछ कार्य ऐसा किया था। 1899 से 1905 में इनका कार्यकाल था। इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया था बंगाल का प्रथम बार विभाजन की घोषणा इनके कार्यकाल में हुई थी। 1905 में प्रथम बार बंगाल का विभाजन किया गया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि उसके बाद इनके कार्यकाल में एक और प्रमुख घटना होती है। 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो 1902 में अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है उसे 1904 में पारित किया गया। ये जो लॉर्ड कर्जन थे ये अलोकप्रिय थे भारत में। उसके बाद लॉर्ड मिंटो आते हैं। लॉर्ड मिंटो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा और इनके कार्यकाल में ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कहाँ पे? ढाका में। ढाका का वर्तमान समय में कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, बांग्लादेश में है। जो ढाका है इस समय बांग्लादेश की राजधानी है। और इनका मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन किया गया। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई, गरम दल और नरम दल।
तो ये इम्पोर्टेंट है 1907 की घटना। फिर 1909 की घटना है, मार्ले मिंटो सुधार आया। मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन की बात कही गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात सर्वप्रथम कब की गई? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार से। और माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का बीज जो है यहीं से बो दिया गया था। और उसके बाद इनके प्रथम गवर्नर जनरल की, और इनके कार्यकाल में गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। तो प्रथम बार गवर्नर जनरल के काउंसिल में एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया। कब किया गया? लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में। और अगले जो वायसराय हैं लॉर्ड हार्डिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और इनके कार्यकाल में एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई 1911 में, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। कहाँ किया गया? तो 1911 में दिल्ली दरबार बुलाया गया था, जिसमें बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद यही निश्चित किया गया था कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी। तो भारत की राजधानी कब दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। वह बिहार का पृथक रूप से निर्माण किया गया। और 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बीएचयू की स्थापना की गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, 1916 में किसके द्वारा बीएचयू की स्थापना की गई? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा। और इनके कार्यकाल में दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1912 में। और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, उसको 1911 में रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा गया है, अमार सुनार बांग्ला। अब आगे आते हैं चेम्सफोर्ड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं को लिया हूँ। 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जिनको देखते हैं। 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा किया गया। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। और पुणे का नेतृत्व जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। ये आप लोग याद रखिए। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के तहत कहा जाता है बिना अपील बिना दलील के जो संदिग्ध होते थे उनको कैद कर लिया जाता था। और 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां जलियांवाले बाग में लोग एकत्रित हुए थे। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 का दिन था, जिसमें जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। और 1919-20 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? गांधी जी द्वारा। चेम्सफोर्ड। और उस समय कार्यकाल में किनके कार्यकाल में ये सारी घटनाएं हुई हैं? 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो किनके कार्यकाल में? चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 तक रहा है। और इनके कार्यकाल में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। 1928 में एक और घटना है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है मोतीलाल नेहरू से, ये ज़रूर याद रखिएगा। और उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, ये भी याद रखना। फिर गांधी इरविन समझौते के बाद 1931 में महात्मा गांधी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें सम्मिलित हुए थे। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे साथियों, 1930, 31 और 32 में, जिसमें कांग्रेस और गांधी जी ने 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और BR अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल है 1936 से 1943 तक।
तो इनके कार्यकाल में ही जो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। और द्वितीय विश्व के आरंभ में अंग्रेज़ों द्वारा जो भारतीय सैनिक थे बिना भारतीयों के परमिशन के ही उनको जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें भाग लेने के लिए कह दिया गया था। तो जिसके विरोध में 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। और ये जब 1939 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया गया तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो 1929 में 22 दिसंबर को किसके द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। किस उपलक्ष्य में? तो 1929 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था, तो इसके संबंध में इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। इनके कार्यकाल में लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में अगस्त प्रस्ताव भी आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत 1942 में हुई थी। तो ये घटनाएं हैं लॉर्ड लिनलिथगो के से संबंधित। तो ये सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका कार्यकाल 1943 से 47 तक रहा। तो 1946 में इनके कार्यकाल में 9 सैनिक विद्रोह हुआ। कहाँ पे? मुंबई में। तो 9 सैनिक विद्रोह किनके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। तो 16 अगस्त 1946 को 2 दिवस मनाए गए थे। एक तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, और 16 अगस्त 1946 द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। और संविधान सभा का गठन जो है इनके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक। ये लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के। और क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो जो वायसराय है वो ब्रिटिश राजा का प्रतिनिधित्व करता था, तो इसलिए जो वायसराय था उसका पद समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद प्रारंभ किया। तो अंतिम जो थे ब्रिटिश गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम भारतीय गवर्नर जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। ये भी याद रखना, 1948 से 50 तक रहे। फिर उसके बाद जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो फिर ये जो गवर्नर जनरल का पद था इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो सी राजगोपालाचारी प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये भी याद रखना। और अंतिम वायसराय जो थे वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये जो माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी, ये भी आप लोग याद रखिए, लॉर्ड माउंटबेटन। तो साथियों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे भी इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों का कुछ सुझाव हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो साथियों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।